अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रही हूं एक ऐसे टॉपिक से जो कि वाकई बहुत तकलीफ़देह है। लाहौर की मारूफ दीनी दर्सगाह जामिया मंजूरुल इस्लामिया के शेखुल हदीस और जमीयत उलमा इस्लाम लाहौर के नाइब अमीर अजीज़ुर रहमान की मदरसे के एक तालिब इल्म के साथ गैर अखलाकी वीडियो सामने आने पर जामिया मंजूरुल इस्लामिया ने उन्हें मदरसे से फ़ारिग करके उनसे लाताल्लुक़ी का ऐलान कर दिया है। साथ ही पुलिस ने बदफैली का शिकार होने वाले नौजवान की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मैं उस शख्स के साथ मुफ्ती लगाना तौहीन समझती हूँ, इसलिए मैं उस शख्स को हरगिज़ मुफ्ती नहीं कह सकती, ना कहूँगी। ये मदारिस पर बदनुमा दाग हैं। इस्लाम का रोशन चेहरा मस्ख करने वाला बदतरीन किरदार है। ऐसे लोगों की जगह मदारिस में हरगिज़ नहीं है, कचरा खाना है। उस शख्स के खिलाफ दर्ज FIR के मुताबिक अजीज़ुर रहमान की नाजेबा वीडियो लीक होने के बाद मुतासरा नौजवान को जान से मारने की धमकियां दी गई हैं। दूसरी तरफ वफाकुल मदारिस ने उनको जिम्मेदारी से फ़ारिग कर दिया है और वफाकुल मदारिस पाकिस्तान ने जामिया मंजूरुल इस्लामिया का इल्हाक़ भी ख़त्म कर दिया है। ताहम अजीज़ुर रहमान ने इस वीडियो को जामिया मंजूरुल इस्लामिया और वफाकुल मदारिस के ख़िलाफ़ एक साजिश करार दिया है। बल्कि मौसूफ़ की तो एक और वीडियो वायरल है जिसमें वो कुरान मजीद पर हाथ रखकर कह रहे हैं कि उन्हें नशा आवर चीज़ पिलाकर ये वीडियो बनाई गई है। वीडियो पुरानी है और उसमें जबर भी नहीं है। खुदा का खौफ करें बाबा जी, अल्लाह को क्या मुंह नहीं दिखाना है? शर्म आनी चाहिए। अपने किया पर माफ़ी मांगने के बजाय कह रहे हैं कि ये वीडियो पुरानी है। तौबा अस्तग़फिरुल्लाह। बिलाल कुतुब साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। बिलाल साहब खुशामदीद कहूँगी आपको। अल्फाज कम पड़ गए हैं बिलाल साहब। ऐसे लोगों ने बदनाम किया है इस्लाम को, उलमा को, सबको। बिलाल साहब बहुत शुक्रिया। देखिए, आपकी बात सारी ठीक है। मेरे ख्याल में इसमें माफ़ी मांगने से ज़्यादा तौबा की भी बात है और शायद मेरे ख्याल में ये मरने का भी मकाम है। लेकिन इसमें तमाम लोगों को ज़रा थोड़ा सा तज्जिया कीजिए कि वफाकुल मदारिस को क्या ये पहली शिकायत मिली है 72 सालों में जो उन्होंने इसके ऊपर अमल किया है? इससे पहले सैकड़ों दफ़ा खबरें भी आ चुकी है और हम इसे प्रोग्राम भी कर चुके हैं। और यकीन कीजिए कि कोई भी जय्यद आलिम जो है वो इसके ऊपर अपनी राय देने के लिए भी नहीं आता। लेकिन मेरे ख्याल में हमारी भी एक कमजोरी है। देखिए, अगर मैं केमिस्ट्री का उस्ताद हूं तो मैं केमिस्ट्री सिखाऊंगा ना। हर उस्ताद वही सिखाता है जिस तरह उसने सीखा होता है। आपको आज समझ में आया कि 72 सालों में इस्लामी इनकलाब क्यों नहीं आ सकता? यही काम जो है ये साई पादरियों ने यूरोप में भी किया था। उन्होंने तहकीक की और उसके बाद उन्होंने निजाम बदला और इन लोगों को निकाल दिया। क्या हमारे साथ भी ऐसा ही हो गया? क्या आज हमारी लीडरशिप में, जिसमें सिराजुद्दीन साहब है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब है, मुफ्ती मुनीब साहब है और सबसे बढ़ के फजलुर रहमान साहब है, क्या इनको मुकदमे का मुद्दई नहीं बनना चाहिए और इस शख्स को और इस मदरसे के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं इनमें से कोई भी शख्स जो है वो आगे नहीं आएगा। ये वो मुनाफिकत है इस मुल्क में कि मेरे और आपके लहजे में गुस्सा तो नजर आ सकता है लेकिन हम खुल के बयान भी नहीं कर सकते। आप ईमानदारी से बताइए कि हम सेकुलर स्कूलों में अपने बच्चों और बच्चियों को जोड़ के आते हैं और घर आके हम पुरसुकून होते हैं, लेकिन आपके घर के अंदर भी अगर एक मुफ्ती, एक मौलवी आपके बच्चे और बच्ची को कुरान पढ़ाने आए तो आप कभी घर का दरवाजा बंद नहीं करते। क्या ये मरने का मकाम नहीं? आज समझ में आया। कप्तान मेरा मदीने की रियासत की जो बातें करता है ये किसी दीनी मदरसे ने, किसी मजहबी तहरीक ने नहीं लाना भाई, ये हम पाकिस्तानियों ने लेके आना है। ये इतनी शर्मनाक बात है कि कहते हुए सर झुकता है। लेकिन ये बात ना मेरे लिए नहीं है, ना उलमा के लिए, ना अवाम नास के लिए, लेकिन इनकी ताकत इतनी ज्यादा है फतवा खाने से कि काफिर भी हम होंगे, हमें डर लगता है, हम अपनी जुबान को ताला लगा लेते हैं। बिलाल साहब, आप जो मुनाफिकत की बात कर रहे हैं तो ये मुनाफिकत का तो ये आलम देखिए कि ये जो बर्खास्तगी का नोटिस निकाला गया ये 3 जून का नोटिस था, लेकिन पिछले 2 दिन से जब ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई है तो आज इस नोटिस को रिलीज़ किया गया है और उनको जामिया से फारिग किया गया है। यानी 15 दिन तक, पिछले 15 दिन तक ये आते भी रहे, अपने असबाक पढ़ाते भी रहे। उस वक्त भी मदरसे को या वफाकुल मदारिस को ये ख्याल नहीं आया कि ऐसे शख्स को निकाला जाए मदरसे से?
नहीं, ख्याल की बात नहीं है। देखिए, बात जो है ना बड़े ढके छुपे लफ्जों में करनी पड़ेगी और बड़ी माफी के साथ। मामला ये नहीं है कि उनको पता नहीं था, मामला ये है कि क्या वो इस अमल को, जिस अमल पे लूत की कौम को अल्लाह ने बर्बाद कर दिया, क्या आज हम उम्मत मोहम्मद होने का एक नाजायज फायदा उठाते हुए वही लूत की हरकतों को जायज अपने लिए करार नहीं दे रहे? बुराई को बुराई समझा जाएगा तो रोका जाएगा ना। अगर सोशल मीडिया ने ही मुफ्ती साहिबान को और उलमा इकराम को और मदारिस को ये बताना है कि बुराई क्या चीज है, तो मेरे ख्याल में मुफ्ती साहिबान को और उलमा इकराम को और मदारिस के उस्ताद को आज अपनी बगलों में झांकना चाहिए कि वो कौन से लोग हैं जो दीन की तबलीग कर रहे हैं और मिंबर पे बैठे, कल जुमा है, कल हम फिर इन्हीं के पीछे नमाज पढ़ेंगे। बिल्कुल बिलाल भाई, जो जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, जिस बात की जानिब आप लेकर जा रहे हैं, यही तो मैं पूछना चाहती हूँ। यही तो हमारा सबसे बड़ा मसला है। हम तो वो लोग हैं जो हर किस्म का मसला और शिकायत लेकर उलमा कराम के पास जाते हैं, उन्हें अपने सर का ताज समझते हैं। अब भला कैसे कैसे कोई पहचाने कि शैतान का तर्जुमान कौन है और रहमान का कौन है? देखिए, दो लफ्ज इजाद किए इन्होंने, कहा कि उलमाए हक होते हैं और उलमाए सू होते हैं। आज मुझे आप सारे उलमाए पाकिस्तान को मिलाकर पूछ लें कि एक किसी आलम सू का नाम ले लें, इनमें तो इतनी अखलाकी और इल्मी जुर्रत नहीं है कि ये किसी को कह सके कि ये उलमाए सू है। जब है ही कोई नहीं उलमाए सू, तो फिर सूरह उलमाए हक ही है ना। मैंने कराची से लेके पेशावर तक उलमाए कराम से दरखास्त की कि जनाब ये वीडियो आया है मदरसे का, मस्जिद के अंदर बदफेली हो रही है। उन्होंने कहा हुजूर मुझे इनमें शामिल ना करें, भैंस भैंस की बहन होती है, हमें इस बात की कब अकल आएगी। दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल कुतुब साहब, प्रोग्राम में मौजूद थे। नाज़रीन, हम कौमी असम्बली में गालियाँ देते, एक दूसरे के साथ मारपीट करते हुए सियासतदानों को बुरा भला कहते हैं। आगाज़ में मैंने दिखाया, आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़े आराम से ये मामला निकल गया। शहबाज शरीफ साहब की तकरीर बहरहाल चौथे दिन के बाद हो ही गई। तो जो कुछ वहाँ पर हुआ असम्बली में, जो कुछ लड़ाई झगड़े होते रहे, हम उसको गलत समझते थे। लेकिन फिर हम क्यों गलत समझते हैं कि वही लोग तो हमारे तर्जुमान हैं? हम लोग वैसे ही तो नुमाइंदे चुनते हैं जैसे हम खुद हैं। अगर ऐवान में 20 सार्जेंट ना हों तो हाथों में बल्ले हों, तो शायद यही हो जो कराची में हुआ है। न्यू कराची सेक्टर 5G में 32 साल के रेहान को मुबैना तौर पर बल्ले और विकेट से मार मार कर कत्ल कर दिया गया। रेहान के वालिद ने बताया कि मोहल्ले के लड़कों को घर के बाहर क्रिकेट खेलने से मना किया था, क्योंकि बिजली ना होने की वजह से घर की ख़वातीन बाहर बैठी हुई थी। इस बात पर झगड़ा हो गया। 7-8 लड़कों ने पहले उनके घर का दरवाज़ा तोड़ा, फिर उनके बेटे को बेड से मार मार कर कत्ल कर दिया। रेहान के दोस्त बताते हैं कि बदमाश लड़के क्रिकेट खेलने के बाद भी घर के सामने ही बैठ जाते थे। तो ये सिचुएशन और ये घर वाले जो कहते हैं, ये ज़रा इनकी बात सुनिए। करने के बाद आप 6-7 लड़कों ने घुस के उसको मारा है और इतने बुरी तरीके से मारा है, आप अंदाज़ा कर सकते हैं एक बंदा अगर 7 बंदों के बीच में पिट रहा हो और उसके मारने की वजह से इंतकाल हो गया उसका, तो ये तो जुल्म है, सीधा सीधा जुल्म है। कल की बात नहीं है, इससे पहले भी उनसे मेरे ख्याल में मुमारी हुई है, मना किया गया है यहाँ पे कि आप लोग नहीं बैठा करो। क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड पड़ा हुआ, अगर आप लोग यहाँ बैठ के लेडीज़ों को छेड़ रहे हो तो वो चीज़ अलग है, खेलना अलग है, छेड़ना अलग है। बदतरीन तशद्दुद से कत्ल होने वाला रेहान 3 बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। पुलिस के मुताबिक एक मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया है, बाकियों की तलाश जारी है। मैं मकतूल रेहान की फैमिली से भी बात करूंगी नाजरीन। लेकिन 2 रोज़ पहले एक अजीब तरह का तनाज़ा सामने आया, अजीब तर्ज का तनाज़ा, वो भी सुन लीजिए। 4 सद्दा की तहसील शबकदर में कब्रिस्तान में मुर्दे दफनाने पर 2 ग्रुप लड़ पड़े आपस में। लाशें दफनाने गए थे, मजीद 2 लाशें उठा कर लेकर आए। जानते हैं क्यों? सिर्फ इसलिए कि एक ग्रुप कहता है कि ये हमारा है और सिर्फ हमारे गांव के लोग ही इसमें दफन होंगे, और दूसरा ग्रुप ये चाहता है कि वो भी इसी कब्रिस्तान में अपने मुर्दों की तदफीन करें। अब सूरत हाल ये है कि वहाँ मैयत की तदफीन के लिए भी जरगा बिठाया जाता है। जरगा फैसला करता है कि इस मिट्टी में यहाँ पर कौन दफन होगा। जिस मुल्क के अवाम का ये हाल हो, वहाँ के सियासी नुमाइंदों से क्यों अखलाकियात, इंसानियत की उम्मीदें लगाई जाती हैं। रेहान मकतूल की फैमिली इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, उनके रिश्तेदार हैं। आयशा मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं। आयशा, जितना कुछ मैंने फैमिली के स्टेटमेंट सुने, देखे, आप लोगों ने बताया कि क्रिकेट खेलने पर यह तनाज़ा हुआ, फिर वो लड़के वहीं पर बैठ जाते थे जब ख़वातीन घर से बाहर बैठती थी बिजली ना होने की वजह से। जब ये झगड़ा हुआ है, जब ये वाक़या हुआ है, उस वक्त क्या बात हुई थी रेहान से कि वो फिर बाद में घर में घुस के दरवाज़ा तोड़ दिया और यहाँ तक बात पहुँच गई कि उसका कत्ल हो गया? रेहान से ये वो क्रिकेट खेल रहे थे, उसने बोला कि भाई यहाँ क्रिकेट नहीं खेला करो। उसने मुँहमारी की, मुँहमारी करके
थोड़ा वो घर में आ गया बच्ची को, उसके बाद वो ट्यूशन पढ़ाता था बच्ची को ना, वो ट्यूशन पढ़ाने चला गया। ट्यूशन पढ़ा के घर पे वापस आए तो वो 8-10 बंदों को लेके खड़े हुए थे। उन्होंने घर में भी नहीं घुसने दिया, उसको मारना शुरू कर दिया। मैं उसकी साली हूँ। जब बहन ने दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोलकर वो आई है तो उसको बहुत बुरी तरीके से मार रहे थे। बराबर वाले पड़ोसी और मेरी बहन बचाया और कोई भी नहीं था। वो बचाने के लिए आगे बढ़े तो बराबर वालों को भी मारा उन्होंने जो थे। उसके बाद उन्होंने जो है ना बहन ज़बरदस्ती खींच के अंदर ले गई तो दरवाज़ों पे इतनी लातें मारी उन्होंने कि दरवाज़ा तोड़ दिया। दरवाज़ा तोड़ा, उसके बाद बहनोई की आंख में खून आ गया था। खून आया, उसके बाद बहन देखने लगी खून आया। थोड़ी देर बाद वो उनका यही हंगामा था, बदतमीज़ी करना, हद से ज़्यादा बदतमीज़ी करना, और बोल रहे ये अल्फाज थे कि हम खेलेंगे, जो रोक सकता है हमें रोक ले। लास्ट टाइम उसका यही हुआ कि वो थोड़ी देर के बाद बाहर निकला है और गिर गया। गिरने के बाद फिर वो नहीं उठा। ये जो जिन सारे लड़कों के बारे में आपने बताया, ये वहीं आसपास मोहल्ले पड़ोस के ही लड़के हैं या कहीं बाहर से आए थे? आसपास के नहीं है, पीछे गली में रहते हैं, पीछे गली में रहते हैं, वहाँ से यहाँ खेलने आए थे। यहाँ तक कि जब बात हुई है तो उसने मुझसे भी बदतमीजी की। रेहान के वालिद समझाने गए तो रेहान के वालिद को धक्के दे दे के बोले मैंने मारा है, जो कर सकते हो कर लो। रेहान के वालिद को धक्के दिए उस लड़के ने। आयशा साहिबा, आप लोग वो जो जितने लड़के आए थे आप लोग उन्हें जानते हैं और पुलिस ने सिर्फ एक शख्स को हिरासत में लिया है? जी, मैं तो यहाँ नहीं रहती, मैं बहन ने बुलाया था तो मैं आई थी, लेकिन मैं यहाँ नहीं जानती किसी को ना। उसने आपके घर वाले, रेहान के घर वाले जानते हैं? नहीं, वो लोग भी नहीं जानते। रेहान ने सिर्फ हमें 3 लड़कों का नाम बताया था, अली, हमजा और आसिम। ये अली, हमजा और आसिम ये तीनों गली में, पिछली गली में रहते हैं? पीछे गली में ही रहते हैं जी। तो जिस वक्त ये हमला किया, घर वाले भी नहीं जानते। जिस वक्त ये हमला किया गया, जिस वक्त ये मारपीट हुई, उस वक्त आप लोगों ने, घर वालों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया या बाद में बताया? उस वक्त पुलिस का रवैया कैसा था? जी नहीं, पुलिस फौरन आ गई थी। पुलिस 5 मिनट में आ गई थी, फौरन आ गई थी पुलिस भी। FIR हो गई? जो लड़के थे ना वो घर से वो भाग गए जी, पुलिस फौरन आ गई थी। अच्छा, पुलिस फौरन आ गई। रवैया पुलिस का बेहतर था? पुलिस अब कोशिश मजीद कर रही है मजीद लोगों को पकड़ने की? नहीं जी, बहुत कोशिश कर रही है पुलिस, बहुत कोऑपरेट कर रही है हमारे साथ। तो ये कुछ बता सकेंगे आप, जो बाकी 2 लड़के हैं जिनका नाम रेहान आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका था, उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है? वो क्या रुपोश हो गए अगर वो पीछे ही रहते थे तो? बिल्कुल। ये इल्म में नहीं है, लेकिन पुलिस पूरी कोशिश कर रही है। 3-3, 4-4 दफ़ा वो आ रहे हैं, लेकिन वो जो है ना गायब भी हुए हैं। लेकिन पुलिस हमारे साथ बहुत कोऑपरेट कर रही है। पुलिस बहुत कर रही है। आयशा साहिबा, आपने कहा कि ये जो शख्स है या जो लोग आते थे वहाँ पर, वो ये धमका के जाते थे कि कोई नहीं रोक सकता, हम यहीं पर ही क्रिकेट खेलेंगे। तो ये जो शख्स था, क्या ये इसी तरह की गुंडागर्दी किया करता था यहाँ गली में, मोहल्ले में? ये कुछ आप बता सकती हैं? मेरी जब रेहान से जब हुई है, रेहान को ये बात में, जब रेहान ने मुझे बुलाया, बहन ने बुलाया कि बाजी वो मार रहे हैं, तो मैं पहुंची हूँ, मैं गई हूँ, तो उसने मुझको मेरे साथ भी यही बोला कि जो कर सकते हो कर लो, यानी कि अगर आप बोल रही हो तो हम गली में ना खेलें। तो मैंने कहा खेलने के लिए कौन बोल रहा है? नहीं तो आप क्या, और जो कर सकती हो कर लो। उसने मेरे साथ भी बदतमीजी की, उनके वालिद के साथ भी बदतमीजी की है। यहाँ हमारे बहनोई की हालत ऐसी थी कि वो गिर गया था और वो बदतमीजी कर रहा था। तो आप मुझे ये बताइएगा कि ये जो झगड़ा हुआ है, ये बेसिकली क्रिकेट खेलने की वजह से हुआ है या ख़वातीन के साथ छेड़छाड़ करने की वजह से हुआ है? क्योंकि रेहान के एक दोस्त ने बताया। और देखें, मेरी बात सुने, घर बिल्कुल गेट सामने है, ये लड़के खेल रहे हैं बिल्कुल गेट सामने। लाइट जाती है तो वो ज़ाहिर गेट खोल के लेडीज़ बैठ जाती हैं, आ जाती हैं, गुजर भी होता है लेडीज़ का। तो ये शरीफ लोगों का तो वतेरा नहीं होता ना कि इस तरह से गलियों कुचों में आके बैठे। उसके बाद फिर टाइम में वहाँ कोने पे बैठ जाते थे, पूरा मजमा लगा के कि वहाँ कोने पे सब जमा है। ये तरीका था यहाँ पर इन लोगों का। रेहान के बच्चों के बारे में कुछ बताइएगा, कितने छोटे हैं, कितने हैं? जी, रेहान की एक बेटी है, रेहान की 1.5 साल की। एक बेटी रेहान की बेटी है। उस वक्त जब ये सारा हंगामा हो रहा था, उस वक्त ये बच्ची कहाँ पर थी? क्योंकि आपने बताया कि आपकी बहन फिर जब ये झगड़ा हो रहा था तो वो बचाने के लिए बाहर आई थी, उनको तो चोट वगैरह नहीं आई है, उनको तो कुछ नहीं लगा? में उसने नहीं, बच्ची को कुछ नहीं हुआ, दरवाज़ा वगैरह सब तोड़ दिया है उन्होंने। अच्छा, अब फैमिली क्या चाहती है? पुलिस के बारे में आप बता रहे हैं कि कोऑपरेट किया जा रहा है, पकड़ने की कोशिश की जा रही है, हिरासत में लेने की कोशिश की जा रही है। जो नुकसान हो गया है फैमिली का, यकीनन वो तो किसी तरह से पूरा नहीं हो सकता, लेकिन अभी फैमिली चाहती क्या है, क्या कह रहे हैं? इन लड़कों को लेकर आए और इनका बहुत बुरी तरह से हश्र करें ताकि इन्हें पता चले किसी का घर उजड़ता है तो किस तरह। छोटी बहन थी जो इसने हमारी बहन का घर उजाड़ा है।
ये बहुत तकलीफ़ दे वाक़या है नाज़रीन। ये इस वाक़े के बाद आप यकीन कीजिए मुझे इस वक्त सियालकोट का वो वाक़या अभी साथ साथ याद आ रहा है। वो 2 छोटे बच्चे जिनको यही इसी तरह का वाक़या था, क्रिकेट खेल रहे थे, क्रिकेट खेलने पर मारा गया था और मार मार कर उनकी जान निकाली गई थी। यहाँ पर भी एक और वाक़या अदम बर्दाश्त का इसी तरह का ये वाक़या हुआ है। ये ख़ातून की बहन मेरे साथ मौजूद हैं। यकीनन इससे बुरा हाल उस शख्स की रेहान की अहलिया का होगा, रेहान की बेवा का होगा, रेहान की बेटी का होगा, जिसको अभी पता ही नहीं है कि उसके वालिद के साथ क्या हो गया है। वो छोटी सी 1.5 साल की बच्ची, यकीनन उसको इस बारे में कुछ पता नहीं होगा। आयशा साहिबा, क्योंकि आप यहाँ पर रहती नहीं हैं तो इसलिए मैं ज़्यादा आपसे पूछ नहीं पा रही कि इन लड़कों के बिहेवियर्स के हवाले से, लेकिन क्या इस किस्म के कोई झगड़े फसाद पहले भी इस मोहल्ले में यहाँ पर हो चुके हैं? बोल रहे हैं पूरे मोहल्ले की यही बात है कि इन्होंने पूरे मोहल्ले में बदमाशी मचाई हुई थी। जो 2-4 निकल रहे हैं सब ने यही कहा है कि पूरे मोहल्ले में इन लोगों ने बदमाशी मचाई हुई थी। पूरे मोहल्ले में बदमाशी मचाई हुई थी और ऐसी बदमाशी के एक शख्स की जान ही ले ली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम में आप मेरे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, एक तरफ ये वाक़यात और ये मामलात हो रहे हैं, दूसरी तरफ कौमी असम्बली में जो कुछ पिछले 3 दिन तक होता रहा है उस पर भी लोग हैरान और परेशान हैं। लेकिन वही जो मैं बात आगाज़ में कर रही हूँ कि हमारा अपना ही अंदाज़ कुछ ऐसा है, तो फिर क्या हम रोएं कि हमारे असम्बली के मेंबरान क्या क्या कर रहे हैं। देखिए ज़रा कुछ झलकियाँ देखिए। 3 सालों में जो टैक्सों की भरमार की गई उसके नतीजे में गरीब की एक रोटी आधी हो चुकी। स्कूल छूट गए हैं, 2 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे गार में धकेले गए। कोई नामवर अस्पताल बनाया, कोई यूनिवर्सिटी बनाई, हर हवाले से इनका दामन अमल से खाली है। कहाँ है 1 करोड़ नौकरियां, कहाँ है 50 लाख घर? इमरान खान से जो लंदन में अपार्टमेंट खरीदा गया था जब वो कोई सियासत में नहीं था, 1983 में जवाब दो ये फ्लैट तुमने कैसे खरीदा था। इमरान खान ने उसके जवाब में ये नहीं कहा कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। काश एक अस्पताल पाकिस्तान में होता। क्या मियाँ साहब कहते मैं इस अस्पताल में जाऊंगा, मैं बाहर मुल्क में नहीं जाता। ये बजट एक दफा फिर महंगाई आसमानों तक पहुंचाएगा। क्या कोई कौम इस तरह जिंदा रह सकती है? चाहे कोरोना की बात हो, ये चीट खालिन का काम है कि आके हाउस को एतमाद में ले। पाकिस्तान के लिए मुझे किसी के पास भी जाना पड़े मैं जाऊंगा, उसको घुटने को हाथ लगाऊंगा और पाकिस्तान के लिए काम करें। आपको वजीर आजम के प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट हाउस में आने की कमी का गिला है? वो पाकिस्तान के साबिका वजीर आजम जिसके आप भाई भी हैं, काश आप उनको भी ये कहें कि कम से कम पाकिस्तान तो वापस आ जाए। तो बदतमीजी और दंगे फसाद की हैट्रिक के बाद बिलाखिर आज हुकूमत और अपोजिशन में सीज़ फायर हो गया। शहबाज शरीफ साहब की तकरीर भी चौथे रोज़ फाइनली मुकम्मल हो गई। काफ़ी तवील तकरीर थी लेकिन बहरहाल हो गई। अब हुकूमती बेंचेस पर खामोशी रही। अब ये नहीं पता कि ये तूफ़ान से पहले की खामोशी है, सियासतदानों ने तौबा कर ली है या क़यादत ने कान खींचे हैं। बहरहाल इतना ज़रूर है कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों बैकफुट पर नज़र आए हैं। स्पीकर असद कैसर ने मामला ठंडा करने के लिए गुज़िश्ता रोज़ 7 MNAs के दाखिले पर पाबंदी लगाई थी, वो भी अब वापस ले लिए। यानी खुल्लम खुल्ला गालम गलोच करने वाले तहरीक इंसाफ के अली नवाज़ आवान, नून लीग के अली गौहर ख़ान और गाली को कल्चर करार देने वाले रुहेल असगर साहब को ऐवान में दाखिले की इजाज़त होगी और कौम को जमहूरियत के वसी तर मफाद में ऑब्वियसली ये बर्दाश्त करना होगा। स्पीकर साहब से जब वज़रा के हवाले से सवाल हुआ कि आपने वज़रा के ख़िलाफ़ एक्शन क्यों नहीं लिया, तो उनका कहना था कि जो लोग फुटेज में नज़र आए उनके खिलाफ एक्शन लिया। हैरत है कि डेस्क पर चढ़े, किताबें फेंकी, चीखते चिल्लाते मुराद सईद डेस्क पर चढ़ने के बावजूद स्पीकर साहब की नज़र से कैसे बच निकले। स्पीकर साहब की जो भी मजबूरी रही हो, लेकिन अपोजिशन की बेबसी भी नज़र आ रही है, जिसने सीना ठोक कर डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन अब ज़राए के मुताबिक नंबर्स ही पूरे नहीं हैं। 172 वोट दरकार है लेकिन अपोजिशन के पास 160 हैं। गालिबन 12 वोट्स की हजीमत से बचने के लिए अपोजिशन ने अदम एतमाद तहरीक पर खामोशी अख्तियार करने का फ़ैसला कर लिया। लेकिन अगर नाज़रीन वो दस्तबरदार ना हुए तो मुमकिन है कल इस पर वोटिंग हो जाए। कासिम सूरी की कुर्सी का फ़ैसला कल होगा। आज़म नज़ीर तारड़ साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। बहुत बहुत खुशामदीद कहूँगी सर आपको। सर, क्या अपोजिशन डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद वापस लेने वाली है? और ये भी बता दीजिए सर कि असद कैसर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी या नहीं? आज़म साहब देखिए, ये इंस्टीट्यूशंस में इस तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन एक बात जो है वो मुसलमा है कि जिस तरह के हालात कौमी असम्बली में गुज़िश्ता 2-3 रोज़ में देखने में आए वो बाहर कैफ जमहूरी अगर आप अपनी तारीख उठा के देखें तो वाक़यात हैं इस तरह के, लेकिन ये अपनी
नौयत का एक अलग वाक़या था जहाँ पर हुकूमती बेंचेस से ऑपोजिशन को तकरीर ना करने देना या ऑपोजिशन की आवाज़ दबाना जो है उसकी भरपूर कोशिश की गई। दुनिया जहान में ये देखा जाता है कि ऑपोजिशन शोर शराबा। आज़म साहब आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही है सर, मैं दोबारा आपकी जानिब आती हूँ। लेकिन नाज़रीन आज कुछ मामलात ऐसा लगता है कि अफ़हाम व तफ़हीम से आगे बढ़े हैं। अब कल अपोजिशन की जानिब से क्या किया जा रहा है ये बड़ा एक अहम सवाल होगा। 160 की स्ट्रेंथ है, 12 वोट्स मज़ीद दरकार होंगे, तो क्या तहरीक अदम एतमाद डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ लाई जाएगी या नहीं लाई जाएगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होगा। और उसके बाद एक बार फिर ये तो ज़रूर हम देख रहे हैं कि बजट के बाद जो खींचातानी हुई है, जिस किस्म की ज़बान का इस्तेमाल वहाँ पर किया गया है, जिस तरह से किताबें फेंकी गई हैं, जिस तरह से डेस्क बजाई गई है, जितनी तैयारी के साथ हुकूमती अरकान एहतजाज कर रहे थे और अपोजिशन के लोग एहतजाज कर रहे थे, ये बहरहाल तारीख़ में पहली बार हुआ है कि हुकूमत की तरफ से भी एहतजाज हो रहा था। आज़म साहब सर कंप्लीट कीजिएगा बात अपनी। जी, मैंने अर्ज किया कि ये जो पिछले 3 रोज़ हुआ कौमी असम्बली में, ये अपनी नौयत का एक अनोखा वाक़या था जहाँ पे हुकूमती बेंचेस ने अपोजिशन के खिलाफ यलगार की। हालांकि ये कोई तनकीद शोर शराबा अपोजिशन का काम है और वर्ल्ड ओवर ऐसे ही होता है। और जो मनाजर आपने दिखाए हैं अभी और जो लोगों ने देखे हैं वो शर्मनाक है, तारीख में वो स्याह दिनों के तौर पे याद रखे जाएंगे। जहां तक तहरीक अदम एतमाद का ताल्लुक है, आज शहबाज शरीफ साहब की स्पीच से पहले स्पीकर कौमी असम्बली के साथ और सारे पार्लिमानी रहनुमा अपोजिशन के और हुकूमत के जो थे उनके दरमियान राब्ते हुए। मेरे ख्याल में कुछ उसमें कुछ ब्रेक थ्रू हुए हैं और कुछ आइस मेल्टिंग हुई है। इसी वजह से जो आज माहौल था कौमी असम्बली का वो बिल्कुल फर्क था और होना भी ऐसा ही चाहिए। और हुकूमती लोगों की तरफ से भी ये अंदिया दिया गया कि जो हुआ वो बड़ा बुरा हुआ और उस पर हमें तकलीफ है और लफ्ज़ तो वैसे शर्मिंदगी का होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में शायद कुछ पेशरफ्त है कि नौबत यहाँ तक ना जाए। सही सर, नौबत तहरीक अदम एतमाद तक ना जाए, ये कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, इसलिए कि जो आज कुछ राब्ते हुए हैं, आपके टीवी चैनल्स भी रिपोर्ट कर रहे हैं, पार्लियामेंट में मेरा भी कुछ वक्त गुजरा है, उसी वजह से कुछ वो जो तूफान है वो ठहरा है और आज कार्रवाई जो है कौमी असम्बली की वो सही सिमत में बढ़ती नजर आई है। सही सर, आप खुद भी पार्लियामेंट में थे, तो सर ये बताइए ना कि ये हुकूमत से सीज फायर हुआ कैसे, पहल किसने की? कुछ सुनने में ऐसे आ रहा है कि वजीर आजम साहब की कोशिशों से बेहतर हुए हालात। सर वजीर आजम साहब तो खैर इतने कंसर्न अगर होते तो मामलात यहाँ तक ना जाते, लेकिन हुकूमती बेंचेस को इसका एहसास जरूर हुआ है और मेरे ख्याल में उसका ज्यादा क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान के मीडिया को और सोशल मीडिया को जाता है, जिन्होंने ये सारे मनाजर जो हैं वो पिछले 3 दिन से लोगों के नक्श हो गए थे। और सच्ची बात यह है कि हुकूमत ने, ट्रेजरी बेंचेस ने इसमें हजीमत का ही सामना उन्हें करना पड़ा है। उन्होंने कोई किला फतह नहीं था किया जो उन्होंने किया, देर आए दुरुस्त आए तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ। तो आज के जो मुज़ाकरात थे वो जरा पॉजिटिव टोन में हुए और उसमें दोनों तरफ ने, मेरे ख्याल में जो फिर हमें असेंबली में शहबाज शरीफ साहब की तकरीर के दौरान जो माहौल नजर आया और अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कल बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो भी कौमी असेंबली से खिताब करेंगे, तो इस तनाजुर में शायद नौबत जो है वो उस पर वोटिंग तक ना आए तहरीक अदम एतमाद। सही सर, शेख रुहेल असगर साहब ने गालम गलोच को पंजाब के कल्चर से जोड़ा सर, उसके बाद वो टीवी शोज में भी मुसलसल अपनी इस बात पर कायम रहे। नून लीग ने कोई नोटिस नहीं लिया इस बात का? सर देखिए, आपको याद होगा कि ये नदीम अफजल जान साहब वाली बात भी याद है आपको। ये हर आदमी की एक पर्सनल परसेप्शन होती है, लेकिन बाहर कैफ इस बात को आप टॉलरेट नहीं कर सकते। गाली गलूच अगर कल्चर है भी तो वो सड़क का कल्चर है, वो घर का और वो एक मुकद्दस ऐवान का कल्चर नहीं है। और जहाँ पे ख़ास तौर पे आप एक मखलूत महफिलों में बैठे हों जहाँ पे हमारी ख़वातीन बहनें भी हैं, तो मेरे ख्याल में उस दिन भी ताली का आगाज जो है वो हुकूमती बेंचेस से हुआ। और मैंने जो अली नवाज अवान साहब के जिस तरह की एब्यूसिव और एग्रेसिव रवैया था उसको देख के कोई कमी बाकी नहीं थी रही कि उसको किस टोन में रिस्पॉन्ड किया जाएगा। सो कोई ना कोई होता है ऐसा जो अपने जज्बात पे काबू नहीं रखता। पार्टी लीडरशिप अमूमन इस तरह के वाकयात के बाद जब अपने इनडोर सर्कल्स होते हैं उनमें ये टेकअप करती है और उसमें को मुनासिब तरीके से उसको डील किया जाता है। मेरे ख्याल में इस बाबत भी बात हो जाएगी।
लेकिन आज की पेशरफ्त के बाद और स्पीकर साहब ने जिस तरह से नोटिस विड्रॉ किए हैं तमाम अतराफ के, उन्होंने वैसे पहले भी बड़ी ताखीर से जारी किए थे। मेरा ख्याल है कि अब ये डस्ट बैठ गई है और शायद ये हम मुस्तकबिल के लिए ठीक है। आप पॉजिटिव बात कर रहे हैं कि आगे आपको नहीं लगता कि मामलात इस हद तक स्नैच पर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आजम साहब मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब वापस आऊँगी तो सईद गनी साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं MQM पर और फिर सिंध के दीगर मामलात, इस पर बात करूँगी। हलीमा आदिल शेख साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन जी। साईं सरकार बड़े नाराज़ रहते हैं हमसे और होना भी चाहिए उनको, क्योंकि हम काम ही ऐसा करते हैं कि उनकी नाराज़गी बनती है। अब हम वो सारी चीज़ें छुपी हुई सामने निकाल कर ले आते हैं जिनका छुपा रहना ही बेहतर होता है। सईद गनी साहब की गाड़ियों के हवाले से एक खुसूसी रिपोर्ट आपको दिखाने के लिए जा रही हूँ। सरकारी गाड़ियों पर गैर कानूनी तौर पर, ऑब्वियसली जब कब्जा है तो वो गैर कानूनी तौर पर है। संजय साधवानी ने स्पेशल रिपोर्ट बनाई है, देखें पहले। गनी भाई को नहीं जानता गनी भाई गनी भाई मुझे नहीं पता ये समा टीवी आजकल क्यों मेरी गाड़ियों के पीछे पड़ा है। गनी भाई मैं तो ओपनली आपको कहता हूँ, मेरे मुतालिक अगर आपको चीज है आप उसको चलाइए, टीवी चैनल्स पे चलाइए, दुनिया को बताइए कि मैं क्या गलत काम कर रहा हूँ। ये है सिंध के वजीर तालीम सईद गनी, ये बहुत गनी है। गनी भाई मगर सिर्फ सरकारी वसाइल पर हाथ साफ करने में। बतौर वजीर इनका इस्तेकाक तो सिर्फ 1300 सीसी की गाड़ी का है, मगर ये बड़े धड़ल्ले से कानूनी इस्तेकाक से दुगनी बड़ी 2600 सीसी की 2 सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं। जिनमें से एक गाड़ी इस महकमा बल्दियात की है, जिसका कलमदान सईद गनी से अगस्त 2019 में ही ले लिया गया था। वजीर तालीम की हैसियत से भी इसी गाड़ी में स्कूलों के दौरे करते रहे हैं, जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की है। समा ने सईद गनी से इस गाड़ी के इस्तेमाल का सवाल किया तो झूठ बोलने से भी गुरेज न किया। जो गाड़ी अगर आप कह रहे हैं DG/SBC के नाम पे है तो मेरे नाम पे तो नहीं, तोहफा होता तो अपने नाम पे लेता मैं। तो वो जब तक वे लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर साहब मेरे पास थी, मैंने वो वापस कर दी। सईद गनी का ये झूठ कोई और नहीं, उनका अपना ट्विटर अकाउंट ही बेनकाब कर रहा है। महकमा बल्दियात छोड़ने के 1 साल बाद 22 सितंबर 2020 को सईद गनी ने लाड़काना के स्कूल का दौरा SBCA की गाड़ी में किया और फखर से इसकी वीडियो भी शेयर कर दी। 2600 सीसी की ये बड़ी गाड़ी BH0285 आज भी डायरेक्टर SBC के नाम पर रजिस्टर्ड है। और सईद गनी का ये दौरा महकमा बल्दियात छोड़ने के 1 साल बाद हुआ था। एक बार फिर सुनिए सईद गनी ने बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की इस गाड़ी के इस्तेमाल पर किस तरह सफेद झूठ बोला, जो आज भी उनके जेरे इस्तेमाल है। जो गाड़ी अगर आप कह रहे हैं DG/SBC के नाम पे है तो मेरे नाम पे तो नहीं, तोहफा होता तो अपने नाम पे लेता मैं। तो वो जब तक वे लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर साहब मेरे पास थी, मैंने वो वापस कर दी। सिंध के वजीर एक्साइज कहते हैं कोई भी वजीर 1300 सीसी से बड़ी गाड़ी नहीं रख सकता। वो अपना पॉलिसी है कि सेक्रेटरीज एंड सब तमाम लोगों को 1300 सीसी तक गाड़ी लेनी चाहिए। ये थी कहानी सईद गनी के पास मौजूद एक 2600 सीसी की गाड़ी की। दूसरी बड़ी गाड़ी रखने का सईद गनी के पास जवाब सिक्योरिटी खतरात हैं। जो आप 142 जिस गाड़ी की बात कर रहे हैं वो गाड़ी चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट की है। जब आपके टीवी चैनल ने बताया कि मुझे जान का ख़तरा है, कोई रिपोर्ट्स आई हैं, कुछ एजेंसीज ने ऐसी कॉल्स ट्रेस की हैं जिसमें मुझे और शैला रज़ा के लिए मुतालिक ऐसी चीज़ें थीं, उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे भी और शैला रज़ा को भी बुलेट प्रूफ गाड़ी दे दी है। महकमा लेबर के हुक्काम कहते हैं सईद गनी के पास लेबर डिपार्टमेंट की भी एक गाड़ी मौजूद है, मगर अवाम के पैसे से लग्जरी गाड़ियों में मजे करने वाले वजीरों में सईद गनी तनहा नहीं। तरक्की खवातीन की वजीर शहला रज़ा भी सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर ही 2600 सीसी की गाड़ी इस्तेमाल कर रही हैं। इसी तरह वज़ीर आला सिंध के मुशीर निसार खोड़ो भी 1300 सीसी से दुगनी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में घूमते नजर आते हैं। संजय साधवानी, समा, कराची।
ये समाज टीवी आजकल क्यों मेरी गाड़ियों के पीछे पड़ा है? गनी भाई। इसके साथ साथ नाज़रीन, सईद गनी साहब कहते हैं कि सिंध हुकूमत की कारकर्दगी विफाक और दीगर सूबों से कहीं बेहतर है। वो कह रहे हैं कि ये दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी कराची को ट्रांसपोर्ट नहीं दे सकी, लेकिन सिंध हुकूमत ने अस्पताल, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस बनाए। उन्होंने कहा है कि हमसे पूछें, हम बताएंगे कि हमने क्या काम किया है। जजेस हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन इस तरह की ऑब्जर्वेशन न दें। अल-दीन पार्क में हज़ारों लोगों का कारोबार है और इतनी तेज़ी से कामों से इंसानी अलमियत जन्म लेते हैं। सईद गनी साहब कह रहे हैं कि सिर्फ सिंध हुकूमत पर बोझ डाला जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि कराची में लोगों को गलत तरीके से आबाद करवाया गया है। MQM ने कराची में पार्क्स और ग्राउंड्स पर कब्जे करवाए हैं। हुकूमत की हिम्मत नहीं कि ग्राउंड पर बने हुए घरों से लोगों को बेदखल करें। यानी कराची में जो कुछ हुआ वो सब MQM ने किया है और 5 साल उन्हें अपने साथ इत्तेहाद में रखने वालों का इस बात में कोई कसूर नहीं है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं MQM के रहनुमा साजिद और सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख साहब साथ मौजूद हैं। हलीम साहब, आपकी इजाज़त से ज़रा मैं साजिद साहब से बात का आगाज़ करती हूँ, क्योंकि उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा हुआ है। साजिद साहब, कराची की तबाही की जिम्मेदार MQM है सर। जितने रफ़ाई प्लॉट्स, मैदान, पार्क्स इन पे कब्जे हुए हैं सब MQM ने करवाए हैं। सईद गनी साहब के इल्ज़ामात को कैसे रिस्पॉन्स करेंगे? जी बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बिल्कुल, आज सईद गनी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है मैंने, और उन्होंने जो MQM पे इल्जामात लगाए हैं, जिसमें इन्होंने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के हवाले से बात की है, कराची में इन्होंने कब्जे के हवाले से बात की है, और दीगर बहुत सारे इल्जामात इन्होंने लगाए हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये कराची पे कब्जे की बात कर रहे हैं कि MQM ने कराची में कब्जे के अंदर इन्वॉल्व रही है या चाइना कटिंग के अंदर इन्वॉल्व रही है, तो हम तो इन चीज़ों को खुद पहले डिसऑन कर चुके हैं और हम कह रहे हैं कि जिन्होंने कहा उनको पकड़े। दूसरा ये, अगर ये हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं तो क्या ये बताना पसंद करेंगे कि बिलावल हाउस के इर्द गिर्द के बंगले जिस तरह से खाली करवाए गए और जिस तरह से वहाँ के मकीनों को निकाला गया और निकाल कर भगाया गया और बिल्कुल उनसे जिन कीमतों पे बंगले खरीदे गए उज़ैर बलूच के जरिए ये सारे काम किए गए, इस बारे में सईद गनी साहब का क्या ख्याल है? सईद गनी साहब ने एक और इल्ज़ाम लगाया कि MQM का वोट बैंक कम हुआ है, तो क्या सईद गनी साहब ये बताना पसंद करेंगे? साजिद साहब, आपकी इजाजत से सर मैं ये कह लूं कि कराची की तबाही, बर्बादी और इस पर कब्जों की जिम्मेदार MQM और पीपल्स पार्टी दोनों है। देखिए, इल्जाम लगाना बहुत आसान काम है और उसको प्रूफ करना बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि इल्जाम अभी तक बहुत सारे MQM पर लगे हैं लेकिन आज तक कोई प्रूफ नहीं हो सका है। अब मिसाल के तौर पर जिस तरह से सईद गनी साहब ने कहा कि इलेक्शन के हवाले से, गुज़श्ता दिनों जो इलेक्शन हुए इस हवाले से इन्होंने इल्जाम लगाए कि इनको कम वोट मिले, तो क्या सईद गनी साहब अपने गिरेबान में झांकेंगे कि ये बाग़े कोरंगी कब्जे का लीगल है? साजिद साहब, हेलो, जी, बाग़े कोरंगी सर कब्जे का है या लीगल है? हेलो, जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं बाग़े कोरंगी के बारे में पूछ रही हूँ, ये सर कब्जे का है या ये लीगल है? देखिए, बाग़े कोरंगी हो या कराची के दीगर एरियाज हो जिनके बारे में गुफ्तगू या हवाला दिया गया है, मेरे ख्याल में इसका कोई प्रूफ इनके पास भी नहीं है। और MQM कह चुकी है कि जिन्होंने भी कराची में चाइना कटिंग की है आप उनको गिरफ्तार करें। MQM ने कभी भी उसको ओन नहीं किया इन चीजों को। अच्छा, दूसरा ये, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सर आप तो बता दें साजिद साहब, ये कब्जे का है सर या गैर कानूनी है? सर क्या है ये, कानूनी है या गैर कानूनी है? जी, हमें इदारों को मालूम होना चाहिए कि ये कानूनी है गैर कानूनी। मैं क्योंकि KMC, DMC या किसी उसका मुलाजिम नहीं हूँ और ये इदारे बेहतर जानते हैं इस हवाले से। अच्छा, ये सिर्फ इल्जामात रहे हैं, इसमें किरण कोई शक नहीं MQM पर, और इसमें ये भी कोई शक नहीं कि गलतियां पाकिस्तान में बड़ी बड़ी पॉलिटिकल जमातों से हुई हैं, लेकिन आज तक इन चीज़ों को प्रूव नहीं कर सका है। लेकिन जहां तक पीपल्स पार्टी का सवाल है, अगर पीपल्स पार्टी ये कहती है कि MQM को वोट कम मिले हैं, तो फिर पीपल्स पार्टी को डर किस चीज़ का है कि आज कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्लाह बना रही है? उसको किस चीज़ का खौफ है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किस चीज़ का खौफ है? कराची पे कब्जे के खौफ वो देख रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आखिर किस चीज़ का खौफ है कि 10 लाख 1 लाख जाली डोमिसाइल बनाए और उस पर नौकरियां दी गई जाली? आखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किस चीज़ का खौफ सर, है? वो कहते हैं कि मुशर्रफ दौर में जिस वक्त MQM पाकिस्तान बहुत ज्यादा पावर में थी, ये सब कुछ उस वक्त हुआ है, लेकिन पिछले 13 साल से भी क्या कर रहे हैं वो हम ये तो देख ही रहे हैं। साजिद साहब, सर इसी पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा हलीम साहब आप, क्योंकि अभी कराची में 990 अरब रुपए के तरक्याती काम जारी हैं सर, हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं सर? सईद गनी साहब कह रहे हैं कि हमारे इल्म में नहीं है, बता सकते हैं आप कुछ?
990 अरब के तरक्याती काम, मैं ये वो यहाँ की बात करें, 990 अरब के तरक्याती काम हो रहे हैं, वो खुद करा रहे हैं। अब मतलब वो कह रहे हैं पार्टी को कह रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट का बता रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट का बता रहे हैं। वो अपनी गवर्नमेंट का बता रहे हैं फिलहाल। मेरा ख्याल है कि कराची का तो आपने पूरा अशर देखा हुआ है। कराची को आपने डूबते हुए पहले देखा है, कराची को बर्बाद होते आपने देखा है। मैं पहले सईद गनी साहब के लिए बात कर दूं कि अभी वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं दूसरे डिपार्टमेंट्स के ऊपर। अभी मैं आ रहा हूँ आज 2 घंटे पहले इब्राहिम हैदरी से, और उस कॉलेज पे जब मैं पहुंचा, इब्राहिम हैदरी बॉयज़ कॉलेज, लगा था इसराइल ने जैसे फ़लस्तीन पे बमबारी कर दी हो। कॉलेज है, 14-15 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। मैं कहना चाहता हूँ ये मिस्टर क्लीन शेव है, मिस्टर क्लीन नहीं है, ये बात तय है। और उसके अंदर डॉक्टर रिजवान की रिपोर्ट देख लीजिए, और आपके रिपोर्टर्स जो बता रहे हैं ये मिस्टर क्लीन शेव है, जस्ट शो करने के लिए। बाकी माशाल्लाह सारी वारदातें, हर चीज़ उसी तरीके से करते हैं। नीचे अपने एक लफ्ज़ है बड़ा अजीब है, पंटर इन्होंने छोड़े हुए हैं अपने डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में ख़ास तौर पे। तो बात यह कि कुछ नहीं हो रहा कराची के अंदर। सर वो 174 का तालीमी बजट है ना, वो बता दीजिएगा ताकि इस पे लगवा लें। जी मैं बताता हूँ, पिछले कहीं पर आपको नजर आ रहे हैं 990 अरब, हाँ नज़र आ रहे हैं। 990 अरब बिलावल हाउस में लग रहे हैं कि वहाँ भैंसों को 200 सिक्योरिटी जो है SSU के लोग दिए हुए हैं। 990 अरब इनके ओमनी ग्रुप की तरक्की में लग रहे हैं। 990 अरब कराची में इनकी ज़ात पर लग रहे हैं, इनके उसमें जा रहे हैं, पापड़ वाला छोले वाला। ग्राउंड पे इनका कुछ नज़र नहीं आ रहा, एक बस नज़र नहीं आई। आज ऑरेंज लाइन की जिसकी कल उन्होंने बात की है, एक ग्रीन लाइन हमारी आ रही है, इनकी एक ना कोई बस है ना कोई पानी का प्लांट है। अभी मैं एक मीटिंग करके आ रहा हूँ, मैं वहीं से उठ कर आ रहा हूँ। हबको वाले बता रहे हैं कि वो बहुत कुछ काफ़ी अरसे से कराची के पानी के लिए करना चाह रहे हैं, बहुत लोग करना चाह रहे हैं। कराची के लोग आज भी पानी के डोल लेके घूम रहे हैं। आज कराची में पानी पीने का नहीं है। अभी देखिए, और बता दूँ, पिछले साल जो PCIC में डिसाइड हुआ था, बड़े नाले हमने शुरू कर दिए, फेडरल गवर्नमेंट ने, NDMA ने, FWO ने। 38 नाले जो इन्होंने शुरू करने थे, एक नाले पे काम स्टार्ट नहीं किया इन्होंने। और अभी बारिश खुदा न खास्ता आई, दोबारा आप फिर किसी बस में फंसी हुई होंगी, कहीं ट्रक में फंसी होंगी, आप नहीं आ पा रही होंगी, जो पिछले दफ़ा हमने देखा। और इन्होंने 38 नालों को कमिटमेंट की थी, नाले इन्होंने साफ़ नहीं किए, ट्रांसपोर्ट इन्होंने दी, कचरे के लिए सॉलिड वेस्ट इन्होंने कुछ नहीं दिया। कौन से एक शारे फैसल के अलावा लगता है कराची है ही कुछ नहीं। औरंगी भी कराची है, कोरंगी भी कराची है, लांडी भी कराची है, लालू खेत भी कराची है, डिफेंस भी कराची है। सिर्फ इन्होंने 3 वो पता नहीं कौन से बता दिया कि, और पूरे आपको बताता चलूँ, पिछले 13 साल में 8,700 अरब सिंध गवर्नमेंट के पास आए हैं। 8,700 अरब, उसमें से 1646 अरब रुपए डेवलपमेंट के ऊपर लगाए हैं। और आपकी समा की रिपोर्ट के ऊपर तहलके में था कि इनकी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट दी है कि 44% करप्शन हुई है। मतलब 1640 जो डेवलपमेंट के थे उसके 44% गए। इसका मतलब है सिर्फ 800 अरब इन्होंने लगाए, तभी सिंध जो है खंडरात बन गया है। और बात यह है कि बड़े बड़े दावे हैं, कोरोना तक में इन्होंने कुछ किया नहीं है। जो आप ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं ना, देखें वो ट्रांसपोर्ट के बारे में तो मान रहे हैं कि हम नहीं दे सके, लेकिन सर ग्रीन लाइन का आपने खुद ग्रीन लाइन का तस्करा किया, वो आपकी जिम्मेदारी है, आपने लेकर आना है। मई में ट्रायल बसेज आनी थी उसकी, जी इंशाल्लाह। जून भी अब तो खत्म होने वाला है सर, जून में चल जानी थी। मैं इंशाल्लाह सितंबर तक आपको यहाँ दौड़ती हुई नजर आएंगी। ट्रैक बन चुका है और इन्होंने खुद हमसे SIDCL जिसको ये कहते हैं, देखिए ये एक और चीज बात करते हैं, स्ट्रक्चर तो बिल्कुल कंप्लीट है, मैं खुद देख रहा हूं। सितंबर में ट्रायल्स बसेस आएंगी या फिर प्रॉपर चलना शुरू हो जाएगा ट्रायल? प्रोटोटाइप उसका बन चुका है। कैसे होगा? मैं तो स्टेशंस देख कर आई हूं। इंशाल्लाह जी आ जाएगी, सितंबर तक आ जाएगी इस दफा इंशाल्लाह। बिल्कुल नहीं, अब ग्रीन लाइन चलती हुई नजर आएगी इंशाल्लाह। सही। और ट्रायल बसेस कब तक आ रही हैं? वो प्रोटोटाइप जो है तैयार हो चुका है, वो पहले आ जाएगी, महीना पहले आ जाएगी बस उससे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ट्रांसपोर्ट, अच्छा कहते हैं ट्रांसपोर्ट को मान रहे हैं, उसके अलावा क्या किया इन्होंने? और बताइए तो सही, शहर के लिए क्या रखा, क्या किया? जो बेसिक नीड्स होती हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं है, पानी नहीं है, गटर साफ नहीं है, और कोई मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं है, एजुकेशन के ऊपर कराची के अंदर ही आप निकली, उसको तबाह किया हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ सिंध के बजट के साथ जो उन्होंने लूटमार की है, और इससे जस्ट अल्फाज का गोरख धंधा है। और इस दफ़ा भी होते हैं ना, वफाक ने नहीं दिया, इस दफ़ा भी अगले बजट में जब अगले साल में शुरू करेंगे तो 85 बिलियन रुपीज़ कैरी ओवर लेकर आ रहे हैं। मतलब 85 अरब रुपए इनके पास किटी में मौजूद हैं, उसके साथ ये उसमें जा रहे हैं। तो इसका और
400 स्कीम्स ऐसी हैं कराची की, 400 स्कीम जिसके ऊपर इन्होंने कोई काम अभी तक शुरू नहीं किया है। सर ऑपोजिशन में ना आप लोग अब लगवाएं, आप इतना शोर करें कि लगाना पड़ जाए उनको, ताकि ये भी फिर जैसे आप कह रहे हैं कि करप्शन की नजर ना हो जाए। एक तो मैं कहता हूँ नाराज रहते हैं, जैसे आप समा से भी नाराज, मुझसे भी नाराज। मैं तो कहता हूँ कि बम शम ना मार दें आज आपके स्टूडियो के अंदर। ये जो इनको एक्सपोज करेगा, जो इन्हें बेनकाब करेगा, ये उसको मैं कहना चाहता हूँ कि उसके खिलाफ होंगे। बाकी हकीकत यह है कि 13 साल डिजास्टर किया है इन्होंने, और अब अल्हम्दुलिल्लाह जो फेडरल गवर्नमेंट करना चाहती है। एक और चीज़ बताऊँ आपको, हम गलियाँ बना रहे हैं ना SDG गोल्स के तहत, हम गलियाँ बनाएंगे, हम रोडें बनाएंगे, हम गलियों में लाइनें डालेंगे। गरीब का इशू नहीं है, हंसते हाँ ये PTI वाले गली बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, यूसी में काम कर रहे हैं। इन्होंने किया कुछ नहीं है 13 साल के अंदर। 13 साल में सिवाय तबाही के, सिवाय करप्शन के, और एक फिगर मौजूद है। और मैं बताना चाहता हूँ सईद गनी साहब ने जो एजुकेशन को तबाह किया, उससे बड़ा मैं समझता हूँ मिस्टर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हलीम शेख साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। क्विकली नाज़रीन आगे बढ़ रही हूँ, आपकी ज़रा सी बेएहतियाती आपके बच्चों की ज़िंदगी के लिए कितना बड़ा ख़तरा बन सकती है। शादी से पहले मेडिकल टेस्ट करवाना क्यों ज़रूरी है, ना हो तो क्या कुछ हो सकता है, इसकी जीती जागती मिसाल कराची का 5 साला नन्हा सा अशर है। इस मासूम की तकलीफ़ क्या है, उसके वालिदैन किस अजियत, किस कर्ब में मुब्तला हैं। अशर की कहानी जो मैंने अपनी आँखों से देखी और अब आपको दिखाने जा रही हूँ, इसमें हम सब के लिए बहुत बड़ा सबक पोशीदा है। देखिए। शहजाद साहब और उनकी फैमिली मेरे साथ मौजूद है। ये जो प्यारा सा छोटा सा आपको बेबी नज़र आ रहा है, ये अशर है। शहजाद साहब ड्राइवर है, रिक्शा चलाते हैं, अपने घर का गुजर बसर कैसे करते हैं, और एक अच्छी सैलरी पे एक अच्छी कंपनी में काम करने वाले आज ये हालत कैसे है कि मकरूज़ हो चुके हैं। जिस घर में रह रहे हैं उसका किराया चढ़ा हुआ है, रोज़गार अपना नॉर्मल तरीके से नहीं कमा पाते, नहीं अपनी ज़िंदगी को उस तरह से लेकर चल पाते। आखिर इन तमाम चीज़ों की वजूहात क्या है? ये मेरा बेटा मोहम्मद अशर जो 2 साल के बाद थैलेसीमिया मेजर का पेशेंट बना, तो ये ऐसा पेशेंट है, ये बेचारा, इसका ब्लड ही नहीं मिलता हमारे को। एंटीबॉडीज़ की वजह से इसका ब्लड नहीं मिलता। आप 2% लोगों को ढूंढोगे, लेबॉर्ट्री ढूंढेगी 2% लोगों को, तो उसके ऊपर कितना खर्चा आएगा। अब वो किसका ब्लड है जो मेरे बच्चे के साथ कंपेटिबल आ जाएगा। हर एक बंदे का, हालांकि A पॉजिटिव है इसका ब्लड, तो सबका तो इसके साथ कंपेटिबल नहीं आता। जिसमें एंटीबॉडीज़ नेगेटिव होती हैं उस बंदे का ब्लड मेरे बच्चे को, एक ब्लड बोतल के ऊपर कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये खर्चा आता है, और 30 हज़ार खर्च करने के बावजूद भी वो ब्लड नहीं मिलता। मैं जिस कंपनी में जॉब करता था वहाँ मेरी छुट्टियाँ होने लग गई, वहाँ भी नौकरी के लिए जाना पड़ता था, और बच्चे की यहाँ तक नौबत आ गई कि बच्चा 2% पे आ जाता था इसका ब्लड। हेमोग्लोबिन था जो 2 पे आ जाता था। इसकी वजह से मेरी नौकरी भी चली गई। मैंने रिक्शा ले लिया कि अपना रिक्शा होगा, चलो जब ज़रूरत पड़ेगी चला लेंगे, जब पड़ेगी हॉस्पिटल के चक्कर लगा लेंगे। मेरे बच्चे को जब 5-5 दिन तक, 6-6 दिन तक ब्लड नहीं मिलता तो मैं इतना परेशान हो जाता हूँ। मम्मा इनकी इतनी परेशान हो जाती हैं, यकीन करें बाखुदा खाना खाने को दिल नहीं करता, रातों को नींद नहीं आती। अब आगे क्या होगा, इसी परेशानी में बंदा कोई काम भी नहीं कर सकता कि आगे इसको ब्लड मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा। ये तो मैं शुक्र अल्लाह का अदा करता हूँ कि सैलानी है। अगर ये सैलानी नहीं होता तो ये मेरा बच्चा कब से एक्सपायर हो गया था। से किसी को था, आपकी वाइफ को या आपको माइनर? जी मुझे माइनर है, मेरी वाइफ को माइनर है। आप खुद इस तकलीफ से गुजर रहे हैं, लोगों को ये मशवरा देंगे कि शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट ज़रूर करवाएं? हमारी आने वाली नस्ल को बचाए, एक कानून बनाए, शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा जाए, मौलाना साहब को पाबंद किया जाए। कितने का टेस्ट होता है, फ्री टेस्ट हो रहे हैं, पाबंद करें, कानून बनाएं। जब तक टेस्ट नहीं होगा निकाह नहीं होगा। खुदा की कसम इस बच्चे का ऐसा मसला है, ऐसा चीखता है ये जब इसको सुइयाँ लगती है, 50-50 दफ़ा सुइयाँ लगती है मेरे बच्चे को, इतना रोता है बेचारा। ये बहुत तकलीफ दे अमल है, ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है इस जब थैलेसीमिया की बीमारी में बच्चे की। इतने नन्हे से वजूद में जब खून निकाला जाता है, दूसरा खून डाला जाता है, तो माँ के दिल पर क्या होता होगा,
कैसे वो इस कर्ब को, इस तकलीफ को बर्दाश्त करती होंगी? हमें डॉक्टर ने बताया था, हमें तो यकीन नहीं आया था। हमने फिर इसके 2-3 दफ़ा और टेस्ट करवाए थे उसके, यकीन ही नहीं आ रहा था कि इसको ये बीमारी हो सकती है। जब इसको ट्रीटमेंट के लिए आप लोग लेकर जाते हैं, मना करता है? बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, इतना रोते हैं कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। इसकी वेन्स का मसला होता है, तो वो प्रिक करने में जो है एक दफ़ा में कभी भी इसकी वेन नहीं मिलती, तो तकरीबन 5 से 6 दफ़ा जब इसे प्रिक किया जाता है, तो वो नॉर्मल इंसान को, जब बड़े इंसान को एक दफ़ा प्रिक करो तो उसकी इतनी तकलीफ़ होती है, तो बच्चा है फिर इसके पूरे के पूरे हाथ छलनी हो जाते हैं। ये फिर इस वजह से, दर्द की वजह से, तकलीफ़ की वजह से फिर चिल्लाता है, और जब इसको दर्द होता है तो जाहिर सी बात है एक माँ को तो उससे ज़्यादा दर्द होगा, तो फिर मेरे से इसकी तकलीफ़ नहीं देखी जाती। तो फिर ये बहुत ज़्यादा रोते हैं, बहुत दुआएं भी करते हैं कि या अल्लाह माफ़ कर दे, इस बेचारे ने तो कोई गुनाह भी नहीं किया। 24 घंटे इसके मुंह पे यही दुआ होती है कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह मुझे सही कर दे। डॉक्टर्स तो कुछ भी नहीं कहते, इसके ब्लड का ही इशू है, एंटीबॉडीज़ से कह रहे हैं, इसका तो जो है अभी फ़िलहाल इलाज है ही नहीं। कह रहे हैं कि कोशिश करेंगे कि इसको नॉर्मल रूटीन पर लेकर आ जाए, कि मंथली एक दफ़ा ब्लड मिल जाए, लेकिन वो ब्लड का भी इसके साथ बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, इसका ब्लड मिलता नहीं है। इसको इतनी हैवी डोज हम लोग दे रहे हैं कि उसकी वजह से ही इसका ब्लड जो है अब तकरीबन 20 दिन के बाद हमको लगवाना पड़ता है, लेकिन इसकी जो मेडिसिन है वो काफ़ी हाई पावर की हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी इसकी ग्रोथ में भी प्रॉब्लम आ रही है। ये 2-2 महीने हॉस्पिटल में, मैंने 2 दफ़ा अपने बच्चे को अपने हाथ से खोते मेरे अल्लाह का शुक्र जितना अदा करूँ कम है, मैं अपने बच्चे को खोते मेरे अल्लाह ने मुझे मेरा बच्चा दिया 2 दफ़ा। ये था कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, उन्होंने कहा था बस दुआ करें कि अब बस ख़त्म हो गया है। बस मेरी यही गुजारिश है, कुछ नहीं चाहिए हमें, मेरे बेटे के ब्लड का मसला हल करवा दे। मुझे बस मेरे बेटे का ब्लड चाहिए, जो भी हमारी मदद कर सकते हैं हमारी मदद करें, मुझे मेरे बेटे का ब्लड चाहिए बस। 50,000 रुपये मैंने मालिक मकान का देना है किराया, लेकिन मालिक मकान अच्छा है कि वो मुझे घर से नहीं निकालता, और जैसे जैसे मेरे पास पैसे आ जाते हैं तो मैं उनको देता रहता हूँ, ऊपर नीचे होता रहता है किराया में। कॉल ले रहे थे इमरान खान साहब, एक औरत ने फ़ोन किया कि मेरा बच्चा थैलेसीमिया की पेशेंट है, तो उसने बोला हाँ मुझे बहुत तकलीफ़ है, और बस इतनी सी बात करके हम देखेंगे, इग्नोर कर दिए। हाँ हम बोले कि घबराना नहीं, हम खुश हैं आपकी हुकूमत से, तो फिर तो वो बोलेंगे कि वाकई वो इसके ऊपर तो बहुत सारी वो बातें कर लेते। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्तिताम को पहुंचा नाज़रीन, इंशाल्लाह पीर को आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।